इस स्टोरी से आपको ये समझ में आ जाएगा कि भारत पर जो 3 हमले हुए हैं उसके पीछे का कारण क्या है और क्यों और आने वाले समय में मोदी को सावधान रहना चाहिए। आपको याद होगा कि हिंडनबर्ग से पहले भी कई बार छुटपुट हमले जो है भारत पर यानी कि मोदी पर होता आया है, लेकिन हिंडनबर्ग के हमले के बाद से भारत में हमले पर हमले किए जा रहे हैं। हमने इस पर पूरी रिसर्च किया। रिसर्च के बाद जो तथ्य सामने आया है वो आप सुनकर भी चौंक जाएंगे। जो अब तक आपने जो सोशल मीडिया या मीडिया में देखा है, हम उससे हटके जो हकीकत है वो आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। आपको हम बता देना चाहते हैं कि 2 शब्द का उपयोग मैं बार बार करूंगा, एक है गर्भनाल और दूसरा है FCRA। ये दोनों चीज़ें आप याद रखिएगा। FCRA यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, ये वो सर्टिफिकेट है जिसे भारत प्रदान करता है। और यदि कोई फॉरेन करेंसी भारत में रिसीव करना है किसी भी NGO को या ट्रस्ट को, तो FCRA की आवश्यकता होती है। हम पहले यहाँ से क्यों उठा रहे हैं? क्योंकि ये ही वो गर्भनाल है जिसे मोदी ने काटा है। पहले मैं बता देना चाहता हूँ गर्भनाल क्या है। गर्भनाल वो है कि जब शिशु जन्म लेता है तो माँ के साथ में जो जॉइंट एक नाड़ी होती है वो गर्भनाल कहलाता है। यदि उसको काट दिया जाता है तो शैशव में ही शिशु मर जाता है। FCRA रूपी जो गर्भनाल है उसे मोदी ने काट दिया है। इससे आतंक और भ्रष्टाचार और अनेक प्रकार के जो देश विरोधी गतिविधियों के जो बच्चे पैदा होने वाले थे वो सब मर चुके हैं। यही कारण है कि मोदी के खिलाफ एक वातावरण निर्मित किया गया। मैं ये बता देना चाहता हूं कि भारत अब दिन दुनी और रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। ये चीज़ दुनिया भर में जो बैठे हुए लोग हैं उनको हजम नहीं हो रही। आसपास देखिए कि जितने भी देश हैं सबके आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। मैं यहां से क्यों उठा रहा हूं? हो सकता है आपको शुरुआती दौर में थोड़ा बोरियत लगे, लेकिन आगे चल के आपको पूर्ण रूप से जो सच है वो पता चल जाएगा। इस स्टोरी में हमने पूरी रिसर्च के साथ में ये ध्यान रखा कि आपको बहुत आसान भाषा में समझाया जाए और अंत तक आप अगर देखेंगे तो पूरी तरह से समझ में आ जाएगा कि ये हमला मोदी पर और भारत पर क्यों किया जा रहा है। मैं ये बताना चाहता हूं कि मोदी जब से 2014 में सरकार में आए तब से MSME के नाम आपने सुना होगा। जो लघु उद्योग है वो उस पर बहुत ध्यान दिया गया। आप कुछ साल पहले चीन पर जो आश्रित थे अब लगभग 80% वो समाप्त हो चुका है। घर घर लघु उद्योग ने जन्म ले लिया है। यहीं से शुरू होती है ये कहानी। आपने कुछ वर्ष पहले देखा होगा कि चाइना दुनिया भर के जो देश है उनको कर्ज देकर अपने जो विस्तार नीति है उसको अंजाम देते थे। मैं ये बता देना चाहता हूं कि भारत 87% जल मार्ग पर निर्भर है आयात और निर्यात के लिए। केवल 13% अन्य मार्गों का उपयोग होता है आयात और निर्यात के लिए। इसका मतलब यह है भारत का जो विकास है वो जल मार्ग पर निर्भर है। अब मैं आता हूं मूल मुद्दे पर कि हिंडनबर्ग ने अडानी पर हमला क्यों किया। हिंडनबर्ग ब्लैकमेलर रिसर्च हाउस है। ये आज नहीं, अनेक मर्तबा अनेक देशों के साथ इस प्रकार खिलवाड़ कर चुका है। इसी प्रकार के गुमराहपूर्ण रिसर्च करके पब्लिक के सामने प्रोपेगेंडा खड़ा कर देता है जिससे वो देश खतरे में आ जाता है। भारत में कुल 13 बड़े बंदरगाह है। उसमें एक नाम है JNPT यानी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट।
क्या है? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट। पहले भारत सरकार पीपीपी मोड पर पोर्टों का निर्माण किया करता था, और आज भी अनेक पोर्ट है जो पीपीपी मोड पर है। इसका मतलब यह है कि जमीन सरकार की है और दूसरे कंपनी उसमें इन्वेस्ट करके उस पोर्ट का निर्माण किया जाता है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट ये सबसे लार्जेस्ट पोर्ट इंडिया का है, लेकिन ये आपको बता देना चाहते हैं कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट जो है ये इंडिया गवर्नमेंट के अधीनस्थ तो है, लेकिन पीपीपी मोड के अंतर्गत इसमें 5 अन्य कंपनी हिस्सेदार है, जिसमें एक अडानी भी है। मैं विस्तार पूर्वक ये बताना चाहता हूं कि ये पोर्ट जो कि बहुत पुराना है, जल के ऊपर जो स्थान है, जो ऑफिशियल जो एरिया है, उसका विकास, उसके आधुनिकीकरण किया गया है। भारत में जो 13 पोर्ट है उसमें से अधिकतर पोर्ट अडानी के हैं। यही से आपको समझना शुरू करना पड़ेगा कि आधुनिक इस दुनिया में अधिकतम जो देश है वो बड़े पैमाने पे इस टाइप के शिप का निर्माण कर रहे हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा सामानों को ढोया जा सके। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अधिकतम जहाज़ों की जो कैपेसिटी है या जो लंबाई, चौड़ाई और गहराई है वो 140 से 160 मीटर का है। पहले छोटे छोटे जहाज हुआ करते थे, लेकिन अब बड़े जहाज़ों का निर्माण किया जा रहा है। तकनीकी के विषय में मैं आसान भाषा में समझाना चाहता हूं कि यदि कोई जहाज 140 मीटर का है, उस जहाज को किसी पोर्ट में आना है, तो उस पोर्ट का जो पानी का डेप्थ है वो 14 मीटर कम से कम होना चाहिए। इसके मतलब ये है कि यदि 160 मीटर जो दुनिया का सबसे बड़ा जहाज है, उस जहाज को यदि आना है किसी पोर्ट में, 10% के हिसाब से 16 मीटर पानी का डेप्थ होना चाहिए। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट के पास अधिकतम 12.5 डेप्थ के जहाज ही आ सकता है। इसके मतलब होता है अधिकतम 125 मीटर का जो जहाज है वही जहाज जेएनपीटी में आ सकता है। और जो अडानी के जो पोर्ट है, सारे पोर्टों में 160 मीटर के जहाज भी आ जाए तो वो आसानी से आ सकता है। कुछ दिन पहले बहुत बड़ा हंगामा हुआ कि 21,000 करोड़ के ड्रग्स मुंद्रा पोर्ट में पकड़ा गया। आपने देखा होगा अभी जगह जगह जो है छापेमारी जो हो रही है, अभी नाम भी एक्सपोज हो चुका है कि वो ड्रग्स किस किस के थे और कहां से आया था। आप सोचिए, ये ड्रग्स का खेल आज से नहीं किया जा रहा है, लेकिन मुंद्रा पोर्ट तो अभी अभी आया, कुछ साल पहले से चालू हुआ। ये ड्रग्स का खेल भी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट पर ही जाया करता था। अब जो कि शिप का जो आकार है वो बढ़ गया है और तकनीकी रूप से वो शिप जवाहरलाल नेहरू पोर्ट पर नहीं जा सकता है। यही कारण है वो मुंद्रा पोर्ट पर ले जाया गया।
और पकड़े गए। अब सोचिए, इसमें यदि पोर्ट का मालिक शामिल हो तो ड्रग्स क्यों पकड़े जाते, छोड़ देते उसको। लेकिन लगभग 21,000 करोड़ रुपए का ड्रग्स पकड़े गए। इसके मतलब यह है, सिक्योरिटी के तरफ से जो फैसिलिटी है, जो आधुनिकीकरण है, वो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट से बेहतर है मुंद्रा पोर्ट। अब और जानकारी मैं देना चाहता हूं कि एक शिप डंपिंग और लोडिंग करने में क्या समय किस पोर्ट पे लगता है। यदि कोई शिप जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट में खाली किया जाता है और उसको अपलोड किया जाता है, मतलब फिर से भरा जाता है, तो 3 दिन का समय लगता है। यही यदि किसी भी अडानी के जो 13 बाकी पोर्ट है उसमें यदि ये किसी शिप को खाली किया जाता है तो केवल 12 से 14 घंटे का समय लगता है, खाली करके भर के अपलोड होके उसको रवाना करना, मतलब आने से जाने तक। तो आप सोचिए, कौन शिप मालिक या कौन सा देश ये चाहेगा कि हमारा शिप जाके वहां पर सामान उतारने में और चढ़ाने में 3 दिन लगाए। जितना जल्दी वहां खाली होगा और भरा जाएगा उतना हमारा पैसा बचेगा। एक और बात है, मान के चलिए कि मुंद्रा पोर्ट के अलावा किसी अन्य पोर्ट पे अडानी के वहां पर कोई बड़ा शिप जाना चाह रहा है और उसके डेप्थ वहां उस शिप के अनुरूप नहीं है, तो अडानी के पास 30 से अधिक वो यूनिट है जिससे वो 24 घंटे में उस पोर्ट को उस बड़े शिप के आने के लिए इंतजाम कर सकता है। गवर्नमेंट के पास यह फैसिलिटी नहीं है, क्योंकि इसमें करोड़ों डॉलर का खर्चा आता है एक यूनिट बनाने में। ऐसे 30 यूनिट से अधिक अडानी के पास है। इसके अलावा आधुनिकीकरण में अडानी के सारे पोर्ट्स जेएनपीटी से भारी है और सारे पोर्टों को पेपरलेस किया गया, और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट आज भी पेपर वर्क बड़े पैमाने पे किया जाता है। समय समय पर उसका भी आधुनिकीकरण हुआ है, लेकिन आज भी पेपर को नहीं छोड़ पाए। तो इसमें 2 लोगों पर हमला हुआ। एक जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो ड्रग माफिया है, यदि किसी देश को बर्बाद करना है उस देश में ड्रग्स की सप्लाई चालू कर दो। यही कारण है कि जो भारतीय सामग्री है उसे निर्यात करने में और बाहर से सामग्रियों को आयात करने में धीरे धीरे भारत चीन पर भारी पड़ता जा रहा है। इसके मतलब ये हुआ है कि जो भारत का विकास है इसका गर्भनाल है पोर्ट, और उस पोर्ट का मालिक है जो मेन पोर्टों का अडानी है। यदि अडानी को ध्वस्त कर दिया गया, इसके मतलब यही है कि भारत के विकास के गर्भनाल को काट दिया गया। और यही सोच हिंडनबर्ग का रहा है। यानी हिंडनबर्ग जो खाली कंधा है,
आपको एक और बात बताते हैं कि एक संघ का और निर्माण हुआ भारत में, उसका नाम है बेरोजगार पत्रकार संघ। आपको पता होगा पिछले कई वर्षों में बहुत सारे जो पत्रकार है वो बेरोजगार हो गए, क्योंकि जो एजेंडाधारी पत्रकार है उनको चैनलों ने बाहर कर दिया। मैंने बेरोजगार पत्रकार संघ का नाम क्यों लिया कि ये लोग अभी द्वेषता की भावना रखकर काम कर रहे हैं। उसमें एक पत्रकार है जो हाल ही में किसी बड़े चैनल से उनको निकाला गया है और वो चैनल को भी अडानी ने खरीद लिया है। उस पत्रकार को 7 बार जॉन रिकॉर्ड है हिंडनबर्ग के ऑफिस में जाते हुए देखा गया है। लोग बोल रहे हैं कि ये जो सारा किया धरा है इसमें उस पत्रकार का बड़ा रोल है, क्योंकि उनको अडानी से बदला निकालना था और जिस टीम के वो खिलौना है उस टीम को मोदी से एक तीर से ये लोग 2 निशाने लगा रहे थे। और इसमें चीन भी आर्थिक मदद कर रहे थे। हिंडनबर्ग के इतिहास अगर आप टटोलोगे, आप गूगल में सर्च करोगे तो बहुत सारे आर्टिकल आपको मिल जाएगा। उन्होंने कितने लोगों को ब्लैकमेल किया और अभी कहां कहां उनके खिलाफ केस चल रहे हैं। आगे और विस्तार पूर्वक बताऊंगा, पहले हम बीबीसी को भी ले लेते। बीबीसी पर भारत का ये पहला कार्रवाई नहीं है। बीबीसी पर पहले भी इंदिरा गांधी प्रतिबंध लगा चुकी है। अभी कुछ वर्ष पहले बीबीसी के द्वारा इनकम टैक्स ना भरने के कारण ब्रिटेन के सारे अखबारों ने इसको प्रमुखता से प्रकाशित किया कि इन्होंने इनकम टैक्स नहीं भरा। तो भाई जिस देश का यह चैनल है उसी देश में ही ये इनकम टैक्स चोरी कर रहे थे। भाई जिस देश में आप काम करोगे उस देश में टैक्स तो चुकाओगे कि नहीं। और बीबीसी इंडिया में टैक्स चोरी कर रहा था। एक जानकारी और देना चाहते हैं कि भले ही बीबीसी इंटरनेशनल स्तर पे बहुत बड़ा मीडिया हाउस है, लेकिन जिसे छापा कहा गया या जिसे सर्वे कहा गया, ये छापा और सर्वे बीबीसी न्यूज़ चैनल पर नहीं है। उनका भी एक ट्रस्ट है, वो भी एक एनजीओ है। जब उनको कुछ फॉरेन कंट्री के पैसा लेना होता है उसी एनजीओ का उपयोग करते हैं और सरकार कई बार उनको नोटिस दे चुके थे, लेकिन किसी प्रकार से कोई जवाब दिया ही नहीं जाता था। भाई जब जवाब नहीं दोगे, आप टैक्स नहीं भरोगे, आप एफसीआरए रूल्स को फॉलो नहीं करोगे, तो सरकार क्या करेगी? सर्वे ही करेगी ना, छापे ही डालेगी ना। वही किया। भाई आप मीडिया हाउस हो, इसके मतलब ये थोड़ी है कि आप गैरकानूनी जो है कोई भी काम उस पर करोगे। जब आप गैरकानूनी काम करोगे तो इस प्रकार के कार्रवाई के भी सामना करने का हिम्मत आप में होना चाहिए। बीबीसी एक एजेंडा के तहत चलता है, जिसका एक प्रमाण यह है, कभी भी जब भी वो कश्मीर को दिखाएगा, चाहे वो भारत का नक्शा हो या कश्मीर के संबंध में किसी प्रकार की कोई खबर हो, आज तक बीबीसी ने भारत के नक्शे में कश्मीर को नहीं दिखाया, हमेशा काट के दिखाया गया। और आतंकवादियों के लिए भी कभी भी उन्होंने भारत सरकार का समर्थन नहीं किया।
बुरहान वानी के लिए भी कभी भी उन्होंने आतंकवाद शब्द का उपयोग नहीं किया। इसका मतलब यह है हमेशा उनका एजेंडा स्पष्ट है। ऐसे ही केवल इंडिया के साथ नहीं करता है ये, जितने देशों में, लगभग 100 देशों में बीबीसी है, इसी का घमंड उसको है कि हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। जिस देश में चाहे जो चाहे वो दिखाता रहता है, और इतने बार भारत के विषय में गलत खबरों को चलाया जिसमें कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। यह प्रमाणित हो चुका है कि हजारों बार उन्होंने भारत के खिलाफ ऐसी खबरों को चलाया जो गलत था। जब भारत सरकार ने अनेक नोटिस देने के बाद भी ये जवाब नहीं दे रहे थे, और जब ये लिखा गया कि भैया आपको अंतिम अवसर दिया जा रहा है, आप जवाब दो, उनको लगा कि यदि हमने जवाब दे दिया तो पकड़े जाएंगे, पूरी दुनिया में बदनामी होगी। इसीलिए उन्होंने डॉक्यूमेंट्री बनाई। उनको मालूम था यदि ये डॉक्यूमेंट्री भारत में बनाकर दिखाया गया और बाद में कोई छापे की कार्रवाई होती है तो हम बहुत आसानी से बता देंगे, हम बच जाएंगे और दुनिया के सामने हमारी छवि बची रहेगी कि भाई हमने डॉक्यूमेंट्री दिखा दी, इसी कारण से इनने छापा मारा। उस डॉक्यूमेंट्री में वो सारे चीज दिखाया जा रहा था जिन चीजों को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद क्लोजिंग कर दिया गया। मतलब बीबीसी क्या है, भारत के सुप्रीम कोर्ट से बड़ा हो गया भाई। जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे दिया उस पर आप डॉक्यूमेंट्री बनाने का क्या अधिकार था? इतने साल बाद आप डॉक्यूमेंट्री बना रहे हो, मतलब आपका एजेंडा क्लियर था कि डॉक्यूमेंट्री के पीछे आपकी मंशा खुद को बचाना था, खुद उजागर होने से डर रहे थे। अब मैं आता हूं भारत पर हुआ तीसरा हमला। एक नाम है जॉर्ज सोरोस। यह आर्थिक आतंकवाद है। आर्थिक आतंकवाद इसको इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो आतंकवाद जो बम धमाका करता है वो एक हिस्से को डैमेज करता है, वो कुछ जाने लेता है। लेकिन यह आर्थिक आतंकवाद ये असीमित जाने लेता है। अपने पैसा का दुरुपयोग कर ना केवल प्रोपेगेंडा खड़ा करता है बल्कि वही उसका मूल धंधा है। आपको पता नहीं होगा, जो ये आर्थिक आतंकवाद है इसी के एनजीओ में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की बेटी कार्यरत थी। आगे बताऊंगा कि ये करता क्या है। इसी के एनजीओ में कार्यरत जो इंडिया का प्रभारी है वो अभी राहुल गांधी के यात्रा में शामिल था, जिसके फोटो आप देख चुके हो। यदि नहीं देखा है तो स्क्रीन में देख लीजिए। तो ये जो जॉर्ज सोरोस है इसका मूल धंधा है कि भारत के विरोध में हो या किसी भी देश के विरोध में हो, प्रोपेगेंडा खड़ा करने के लिए जो लोग हैं उनको पैसा मुहैया कराना। भारत में जितने भी एनजीओ है उन एनजीओ में ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट पैसा पहुंचा के भारत सरकार के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाता है। मैंने आपको शुरू में कहा कि एफसीआरए जिसके माध्यम से भारत में विदेशी पैसे को एनजीओ को प्राप्त होता है, 25,000 एनजीओ से एफसीआरए खत्म कर दिया गया है।
मैंने शुरू में जो एक शब्द का उपयोग किया, गर्भनाल, क्योंकि उस एनजीओ में जो सप्लाई था एफसीआरए के थ्रू, उसको कट कर दिया गया। कहते ना कि यदि बिल से कीड़े मकड़े बाहर आ रहा है तो समझ लो उस बिल में दवाई सही दी गई है। अभी तक ये जॉर्ज सोरोस क्यों सामने नहीं आया? क्योंकि अभी तक वो चुपचाप पर्दे के पीछे खड़ा होके एनजीओ को पैसा मुहैया कराता था, और वो एनजीओ इस देश में, चाहे वो शाहीन बाग हो, चाहे वो किसान आंदोलन हो, चाहे पीएफआई हो, चाहे छत्तीसगढ़ के और अन्य राज्यों में नक्सलवाद हो, चाहे खालिस्तानवाद हो, इस सब के पीछे जो एनजीओ काम कर रहे हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, जो पैसा दे रहे हैं, वो था जॉर्ज सोरोस। अब इंडिया में उनके बस नहीं चल रही है, इसीलिए तो खुद को सामने आना पड़ा। मतलब अब कीड़े मकोड़े बाहर आने लगे। अब आप देखिए, ये 90 साल से अधिक इनका एज है। अब जाके उनके जो है बिजनेस जो भारत का है वो डगमगाते हुए दिख रहा है। क्यों? क्योंकि अब वो सरकार नहीं है, ये सरकार दूसरे किस्म के है। और इस सरकार का जो मुखिया है जरा हटके है, चाहे वो बीबीसी हो, चाहे वो जॉर्ज सोरोस हो, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। अब इनको डराया नहीं जा सकता है। हमें याद आता है जब तेंदुलकर क्रिकेट खेलने आए थे, अब्दुल कदीर के जो गुगली है उसको खेलना हर किसी के बस की बात नहीं था, लेकिन तेंदुलकर ने उसके वो हालत कर दी थी कि सपने में भी जो है तेंदुलकर दिखाई देने लगे थे। तो अब मुझे ये लग रहा है कि जिस प्रकार से जो है एक एक बाउंसर हो चाहे गुगली हो, उस पर जिस प्रकार से जो है मोदी गेम खेल रहे हैं, उससे लग रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो मोदी के विरोधी लोग हैं वो सब अभी बिलबिला गए, और ना मालूम आगे कौन कौन सा हथियार, किस किस प्रकार के प्रोपेगेंडा अभी भारत में देखने को सुनने को मिलना है। किसी भी चीज को यदि खत्म करना है, उसके 3-4 स्टेज होते हैं। सबसे पहला स्टेज क्या है? एक प्रोपेगेंडा फैलाना। तो किसने फैलाया? हिंडनबर्ग ने। दूसरा स्टेज क्या है? उसको विस्तार पूर्वक शब्द और प्रचार प्रसार करना। वो किसने किया? बीबीसी ने। और तीसरा काम होता है आंदोलन या धरना प्रदर्शन। वो कौन करता है? भारत के जो एनजीओ है वो करते थे, लेकिन इस बार पकड़े गए। आपको पता होगा भारत के जो बड़े बड़े वकील हैं उनको यही जो आर्थिक आतंकवाद है यह पैसा देता था। मैं भी गवाह हूं कि मेरे पास भी बहुत सारे लोग आ चुके हैं, हर महीने आते थे कि भैया कोई ऐसा बंदा है या ऐसा कोई ट्रस्ट है, ऐसा कोई एनजीओ है जो विदेशी पैसा आपके रिसीव कर सकता है, उसमें 60% दे देंगे, 50% दे देंगे। आपके पास भी आते रहे होंगे। अब आपको मालूम होगा ट्रस्ट कौन चलाते थे? क्रिश्चियन मिशनरी। एनजीओ कौन चलाता है? भारत के बहुत सारे लोग एनजीओ चलाते हैं, ट्रस्ट चलाते हैं, एनजीओ चलाते हैं, उन्हीं के माध्यम से पैसा सर्कुलेट होता था। लेकिन अब वो सब बंद हो चुका है। मैं तो नहीं देख रहा हूं कई वर्षों से कोई मेरे पास आता है, या मैं ऐसा कोई काम करता नहीं था फिर भी लोग पूछते थे, अब कोई नहीं पूछने आता है। तो ये जो धंधा है ये इस समय मंदा हो गया है। अब जो है जितने भी विदेशी फंड जो लोग रिसीव करते थे उनके ऊपर चौकसी बिठा दी गई है। इस कारण से बहुत सारे लोग बहुत सारा काम नहीं कर पा रहे। अब जाते जाते अंत में
एक और बात बता देना चाहता हूं, जो भविष्य में हो सकता है वो हमारे सामने आ जाए। बहुत सारे एनजीओ ट्रस्ट के एफसीआरए ख़त्म होने के बावजूद एक ट्रस्ट है और हो सकता है कभी उसका भी खुलासा हो। उसका नाम है आरजीएफ। आरजीएफ का फुल फॉर्म है राजीव गांधी फाउंडेशन। ये भी चीन से और अन्य देशों से फंड ले चुके हैं, लेकिन हो सकता है राजनीति के चलते अभी तक ये चर्चाओं में नहीं आया। तो ये थी हमारी स्टोरी। अगले स्टोरी को लेकर फिर जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।